नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिक्षक राही में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं आज आपसे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करूँगा। इस टॉपिक से सीटेट में 2 नंबर पूछा जाता है। दोस्तों, इसे मैंने इस तरीके से सेट किया है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसे 4 राइटर्स का बुक पढ़ने के बाद मैंने तैयार किया है और बहुत ही आसानी से समझाएंगे, बिल्कुल एकदम घोर के पिला देंगे। इसके बाद आपको कहीं भी बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ने के लिए किसी अन्य यूट्यूब चैनल या कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस दोस्तों, आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्त, ये जो कालक्रम, जो अवस्थाओं का ये जो कालक्रम है और जो वर्गीकरण है, ये किसके अनुसार है दोस्तों? रॉस के अनुसार है। ठीक है, रॉस कौन है? बाल मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्हीं के अनुसार इन बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, इन्हीं के अनुसार ये वर्गीकृत किया गया है और इन्हीं के अनुसार इन कालक्रम को दिया गया है। ठीक है, रॉस के अनुसार। और दोस्तों, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि यही एग्ज़ाम में 99% इन्हीं को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो रॉस के अनुसार ही आपको उत्तर देना है। आपको किसी भी अन्य वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर नहीं देना है। जबकि यदि किसी अन्य वैज्ञानिक का यदि नाम पूछ कर यदि अवस्था पूछे तभी उनके अकॉर्डिंग देना है, अन्यथा आपको केवल और केवल रॉस के अनुसार ही आपको इन अवस्थाओं का उत्तर देना होता है। यही 99% मान्य होता है हर जगह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्त, रॉस ने बाल विकास की अवस्थाओं को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा अवस्था है? गर्भावस्था। दूसरा कौन सा है? शैशवावस्था। तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था और चौथा है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और 5वां है किशोरावस्था और 6वां है प्रौढ़ावस्था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका कालक्रम क्या इन्होंने रखा है। गर्भावस्था का कालक्रम जो है इन्होंने 280 दिन बताया है। 280 दिन का मतलब 9 महीने। ठीक है, 9 महीने 10 दिन। ठीक है, लगभग, मतलब ये जो 9 महीना है ये लगभग में है, टोटल होता है 9 महीने 10 दिन। यानी जो बच्चा होता है, ठीक है, वो माँ की गर्भ में कितने दिन तक रहता है? 280 दिन तक। या यदि महीने में पूछे तो 9 महीने 10 दिन तक वो माँ के गर्भ में रहता है। इसे ही कहते हैं गर्भावस्था। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म हुआ 9 महीने 280 दिन। यदि दिन में पूछेगा तो 280 दिन और यदि महीने में पूछेगा तो 9 महीने 10 दिन। ठीक है, ये जो दोस्तों गर्भावस्था है इसे प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। ठीक है, गर्भावस्था को क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व काल। देखिए, प्रसव का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जन्म, और पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, यानी कि जन्म से पहले की अवस्था। ठीक है, जन्म से पहले की अवस्था। जन्म से पहले की अवस्था क्या होता है दोस्तों? गर्भावस्था होता है। यानी बालक कहाँ होता है? जन्म से पहले गर्भ में होता है, यानी कि गर्भावस्था। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ। प्रसव का मतलब जन्म, पूर्व का मतलब पहले, यानी जन्म से पहले बच्चा कहाँ होता है? माँ की गर्भ में होता है। ठीक है, इसलिए गर्भावस्था को प्रसव पूर्व काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें गर्भावस्था में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ये कभी कभी आपसे ये सीटेट में नहीं पूछा जाता है। गर्भावस्था के बारे में सीटेट में कभी नहीं पूछा जाता है। ये कभी कभी आपसे यूपी टेट, एमपी टेट, रीट वगैरह वगैरह में पूछ लेता है, लेकिन सीटेट में गर्भावस्था से भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है
गर्भावस्था से भी नहीं पूछा जाता है और प्रौढ़ावस्था से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। जो भी पूछा जाता है शैशवावस्था से पूछा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यही चारों से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सीटेट में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्त, शैशवावस्था का क्या होता है? शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। कितना? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, ये शैशवावस्था होता है। यानी कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो क्या हो जाता है? शिशु हो जाता है। ठीक है, उसके पहले वो गर्भ में रहता है 280 दिन, और जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही वह शैशवावस्था में आ जाता है, जन्म लेते ही। तो इसलिए शैशवावस्था कितना समय होता है? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, इसका जो नाम है, इसे आदर्श काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था को आदर्श काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा क्या? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, इसका क्या है कालक्रम? 3 से 6 वर्ष है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और किशोरावस्था का कितना है? 13 से 18 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों हैं, देखिए पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है तो बाल्यावस्था ही। ठीक है, तो दोनों को क्या कहा जाता है? यदि कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है कि बाल्यावस्था को अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था को अन्य नाम से अनोखा काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। ये कभी कभी यूपी टेट में पूछ लेता है। ठीक है, वैसे सीटेट में नहीं पूछता है। सीटेट में केवल इन लोगों की विशेषताओं के बारे में पूछता है, जो हम आपको नीचे बताएंगे। ठीक है, और किशोरावस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्णकाल। ठीक है, किशोरावस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है। इसका कालक्रम कितना होता है? 13 से 18 वर्ष। ठीक है, इसे कहते हैं किशोरावस्था। चलिए अब जहां से प्रश्न बनता है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सीटेट में। अब सीटेट के अकॉर्डिंग अब जो प्रश्न बनते हैं वो देखिए दोस्तों, इसके जस्ट मैं नीचे बताऊंगा, वहीं से सीटेट का प्रश्न बनता है। जैसे कि शैशवावस्था की विशेषता के बारे में, पूर्व बाल्यावस्था के बारे में, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में क्या क्या बातें हैं, उन्हीं से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, याद करने का एक तरीका है। देखिए शैशवावस्था 2 वर्ष है। ठीक है, तो 2 वर्ष तक ये समाप्त हो गया, तो अगला जो स्टार्ट होगा 3 से चालू होगा, 3 से 6 तक चलेगा। तो जब 6 तक समाप्त होगा तो वो 7 से फिर स्टार्ट होगा, फिर 12 वर्ष तक जाएगा। फिर जब ये 12 पे समाप्त होगा तो 13 से यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये 18 तक चलेगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जन्म से 2 वर्ष, फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, फिर किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। ठीक है, बस यही। और बाकी इन दोनों को आपको सीटेट में नहीं पढ़ना है, केवल शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पढ़ना है। इतना कंफर्म हुआ? चलिए अब सीटेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब इतना आपका बेस ये हो गया, बाल्यावस्था का बेस कंप्लीट हो गया। अब चलिए आते हैं अब इसके विशेषताओं के बारे में। देखिए दोस्तों, शैशवावस्था, ठीक है, जन्म से कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक शैशवावस्था। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं देख लीजिए, और यहीं से टॉपिक आता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। देखिए शैशवावस्था जो होता है दोस्तों, ठीक है, शैशवावस्था में क्या होता है? तीव्र शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास की अवस्था। ठीक है, शैशवावस्था जो होता है वो तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवस्था होती है। इसमें जो बालक होता है दोस्तों, आप देखेंगे कि पहले तो जब वो शिशु जब पैदा होता है तो देखेंगे वो बहुत छोटा रहता है, लेकिन उसका मतलब जो शारीरिक विकास होता है वो इतना तीव्र गति से होता है, इतना तेज बढ़ता है कि बालक देखने में ऐसा लगता है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो बालक 2-4 साल में 25-30 फीट का हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि शैशवावस्था में बालक का जो विकास होता है वो क्या होता है? बहुत ही तीव्र
गति से होता है और साथ में उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। ठीक है, तीव्र अधिगम की अवस्था। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको बता दे रहे हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है दोस्तों, अधिगम का अर्थ सीखना। तो तीव्र अधिगम की अवस्था, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बालक बहुत तेजी से सीखता है, बहुत तेजी से सीखता है। मतलब देखेंगे आप कि वो बहुत ही जल्दी बोलने का प्रयत्न करने लगता है, चलने का प्रयत्न करने लगता है ना, हर चीज़ करने की, सीखने की मतलब बहुत कोशिश करता है बालक। इसलिए ये क्या होती है, तीव्र सीखने की अवस्था होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने जो आपको पहले बताया कि जो शैशवावस्था होता है इसे आदर्श काल कहते हैं। तो आदर्श काल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वो बालक इसमें बहुत तेज सीखता है, इसलिए इसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला, तीसरा क्या है, पराश्रित या पर निर्भरता। दोनों शब्द एक ही है, दोनों का अर्थ भी एक ही है। देखिए, पराश्रित का मतलब क्या होता है, जो बालक यानी कि शिशु है, ठीक है, वो क्या होता है, वो अपने माता पिता घर परिवार के ऊपर क्या होता है, आश्रित होता है, वो स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, जो उसकी अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, इसमें बालक कुछ स्वयं से कर पाता है, कुछ भी नहीं। वो क्या होता है, उसको खाना नहीं, मतलब उससे जो भी दूध पीना होता है ना, या उसे जो भी मल मूत्र त्याग करना होता है, ठीक है, वो सारी क्रियाएं जो होती है वो, है ना, वो क्या होता है, दूसरों पर उसका निर्भर रहता है। वो स्वयं से खा नहीं सकता है ना, उसके माता पिता ही उसको खिलाने में हेल्प करेंगे, है ना, उसका मल मूत्र त्याग में भी उसका हेल्प करेंगे, है ना। यानी उसका जो जीवन होता है वो क्या होता है, पर निर्भर होता है, यानी दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी पराश्रित रहता है। ठीक है, दूसरों पर आश्रित रहता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, इसका अर्थ है बालक में किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है, यानी कि वो उसका जैसा व्यवहार है वो वैसा ही बिहेव करेगा, उसका जैसा बिहेवियर है वो वैसे ही बिहेव करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है। इसीलिए इसे कहते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, यानी जो उसका व्यवहार है उसी के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। ठीक है, अपरिपक्वता, इसमें क्या होता है, शिशु जो होता है अपरिपक्व होता है, मैच्योर नहीं होता है। ठीक है, देखिए ना, कोई बालक मैच्योर होता है, नहीं होता है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। कामुकता, ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक में कामुकता पाई जाती है। कामुकता का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, मैंने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि जब वो सो रहे होते हैं या जग रहे होते हैं तो देखेंगे उन्हें जैसे दूध पीने की एक ललक लगी रहती है, वो देखते हैं अपने ओठों को मतलब ऐसे हिलाते रहते हैं, जैसे कि ऐसे लगता है जैसे उन्हें दूध वगैरह पीने के लिए निप्पल उप्पल चाहिए, है ना। इस वजह से मतलब इसी को कहते हैं कामुकता, है ना, मतलब हमेशा उन्हें दूध पीने की क्या लगी रहती है, ललक लगी रहती है, तो वो जो अपनी ओठों को हिलाते हैं उसी को कहते हैं कामुकता। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही नाजुक अवस्था होती है, इसमें बालक क्या होता है, बहुत ही नाजुक होता है। ठीक है, अब बालक नाजुक है तो खतरनाक अवस्था भी होगा। खतरनाक अवस्था इसलिए होता है क्योंकि अगर इसमें बालक को ध्यान न दिया जाए तो उसके साथ तमाम प्रकार की खतरा भी हो सकता है ना। यदि ध्यान न दिया जाए तो बालक कहीं गिर सकता है, उसे चोट लग सकता है ना, कुछ भी उसके साथ खतरा हो सकता है, यानी बालक का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, खतरनाक अवस्था। ये क्या होती है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल होती है। ठीक है, यानी कि यदि बालक इसमें सही सलामत रहेगा तो आगे का विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल होती है देखभाल के पर्पज से। ठीक है, फिर अगला क्या है, भावी जीवन का आधारशिला है। बालक यहीं से जन्म लेता है तो यहीं से इसका क्या होता है, यहीं से इसकी जीवन का आधारशिला रखी जाती है। ठीक है, तो यही होती है इसकी भावी जीवन का आधारशिला भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म हुआ दोस्तों, ये सब कहीं नहीं मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। देखिए दोस्त, अगला क्या था, शैशवावस्था के बाद कौन सा था, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कितना होता है, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था कितना होता है, 7 से 12 वर्ष। ये दोस्तों, ये इसमें मैं आपको अंतर नहीं बताऊंगा, इसको मैंने दोनों को इसलिए एक पास रखा है
ताकि आपको मैं अंतर नहीं बताएंगे, मतलब आपको याद करवा देंगे, बिल्कुल आपको कंठस्थ करवा देंगे, ठीक है, एकदम घोर के पिला देंगे बस एक तरीके से। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा ताकि आप मतलब होता है ना दोनों को मतलब आप एक पैमाने पे तौल के भी याद कर सकते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर है, ताकि आपके माइंड में सेट हो सके। इसलिए इन दोनों अवस्थाओं को मैंने एक ही जगह रख दिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? पूर्व स्कूल की अवस्था, ठीक है। पूर्व स्कूल के मतलब जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उसके पहले की अवस्था, ठीक है। फिर क्या दूसरा है? आत्म केंद्रित यानी स्व केंद्रित अवस्था, ठीक है। मतलब इसमें जो बालक होता है आत्म केंद्रित होता है यानी स्वयं केंद्रित होता है, यानी कि अपने आप में ही मस्त होता है, तो इसे क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित अवस्था, ठीक है दोस्तों। फिर इसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु अवस्था। इसमें जो बालक होता है बहुत जिज्ञासु होता है, बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है। देखते हैं अपने पापा मम्मी से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, पापा ये कैसे हुआ, मम्मी ये कैसे हुआ, है ना, ये क्या है, वो क्या है। इसमें क्या होता है? बालक बहुत ही जिज्ञासु होता है 3 से 6 वर्ष में यानी पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। इसे खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इसमें बालक खेलता तो नहीं है लेकिन वो खिलौनों को बहुत पसंद करता है, खिलौनों के साथ रहना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खिलौनों की अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये क्या? समस्या अवस्था, ठीक है। इसमें क्या करता है? बालक तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, कहीं इधर कुछ पटक देगा तो उधर कुछ गिरा देगा, है ना, तो इसे क्या कहते हैं? समस्या अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बालक क्या करता है? अतार्किक चिंतन, ठीक है। अतार्किक का मतलब होता है जिसमें कोई तर्क ना हो, ठीक है, वैसा चिंतन करता है, ठीक है। और फिर 7वां क्या? अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण मतलब कि अपने माता पिता को देखता है, उनको फॉलो करता है और उन्हीं का नकल करके सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब इसमें क्या करता है? इस अवस्था में बालक नकल के द्वारा सीखता है, ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म हुआ। अब चलिए अब देख लेते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, ठीक है। देखिए ये क्या है? ये क्या है? आरंभिक स्कूल की अवस्था। बालक जो होता है जब 6 वर्ष का होता है उसके बाद जैसे ही 6 वर्ष पूरा कर लेता है यानी कि 6वें वर्ष के बाद से वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, यानी कि आरंभ कर देता है। इसलिए उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब कंपैरिजन कैसे आपको याद रखना है, ठीक है, कि आरंभिक स्कूल की अवस्था, जब पहला आरंभिक स्कूल की अवस्था है तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या है? पूर्व स्कूल की अवस्था, यानी कि स्कूल से पहले की अवस्था पूर्व स्कूल की अवस्था है ना, तो ये आरंभिक स्कूल का अवस्था हुआ। समझ में आया? कंपेयर कर लीजिएगा मिला के, ये याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से सेट किया है दोस्तों आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था जो होता है ये क्या होता है? आरंभिक स्कूल की अवस्था होता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से बच्चा स्कूल आरंभ करता है जाना तो उसके पहले क्या? पूर्व स्कूल की ही तो अवस्था रहेगा, और जब बालक स्कूल नहीं जा रहा है तो मतलब पूर्व स्कूल की अवस्था हुआ, और फिर जब जाने लगा तो उत्तर बाल्यावस्था में वो क्या करता है? स्कूल जाने लगता है, ठीक है। इसको कंपेयर कर लीजिएगा, याद रहेगा, ठीक है। फिर देखिए क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? टोली समूह गैंग की अवस्था। इसे क्या उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? बालक टोली में रहने लगता है, मतलब अपना ग्रुप बनाता है, अपना समूह बनाता है, अपना एक गैंग तैयार करता है ना। तो बच्चा क्या करता है? जब स्कूल में जाएगा तो टोली समूह, ये मतलब एक तरीका बताने याद करने की, जब बच्चा स्कूल में जाएगा बहुत सारे लड़के मिलेंगे तो वो क्या करेगा? टोली गैंग अपना समूह एक बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? टोली समूह गैंग की अवस्था, ठीक है। और ये क्या होती है? स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति का मतलब एनर्जेटिक, इसमें बालक जो होता है काफ़ी फुर्तीला होता है। स्फूर्ति का मतलब फुर्तीला, यानी कि बालक इसमें काफ़ी फुर्तीला होता है इस अवस्था में, इसलिए उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? स्फूर्ति की अवस्था। बालक काफ़ी फुर्तीला होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? खेल की अवस्था कहते हैं, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? खेल की अवस्था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों हमें 2 बार मिला था जब हमारे समय में, एक बार हमें यूपी टेट में भी मिल चुका है और एक बार हमें ये क्वेश्चन रीड में भी मिल चुका है, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत लड़के गलती करते हैं, और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत कन्फ्यूज करता है यहाँ से, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था जो है ये खेल की अवस्था है कि बालक इसमें खेलता है,
जबकि पूर्व बाल्यावस्था क्या है, खिलौने की अवस्था है। ठीक है, खेल की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, इसको कंपेयर कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अभी हम आपको बहुत अच्छे से याद करवाएंगे। फिर इसे क्या कहते हैं, गंदी अवस्था भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, गंदी अवस्था। ठीक है, इसमें जो है अतार्किक चिंतन करता है, लेकिन इसमें तार्किक चिंतन करने लगता है बालक, यानी तर्क वितर्क करने लगता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, जीवन का निर्माण कार्यकाल। अब जीवन का निर्माण कार्यकाल क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि बालक यहीं से जब स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, तो यहीं से उसके जीवन का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, मतलब कि जब टोली समूह में रहने लगता है तो उसका धीरे धीरे सामाजिकरण भी होने लगता है। ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे बाहरी दुनिया से मतलब जुड़ने लगता है और यहीं से उसके जीवन का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जीवन का निर्माणकारी काल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आपको याद करवाते हैं। एक तरीका है, कहानी की तरह याद कर लीजिए, ये क्यों कोई नहीं बताएगा। देखिए अब कैसे याद करेंगे उत्तर बाल्यावस्था का। ठीक है, अगर आपका, ठीक है, अगर एक तैयार हो गया, उत्तर बाल्यावस्था यदि आपका तैयार हो गया, ये वाला अगर इसकी विशेषताओं को आपने अच्छे से याद कर लिया, ठीक, तो पूर्व बाल्यावस्था आपका आसानी से याद हो जाएगा। अब याद करने का तरीका कैसे है, अब देखिए मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। ठीक है, एंजॉय के साथ। ठीक है, बच्चा स्कूल जाना आरंभ करेगा, टोली समूह गैंग बनाएगा, स्फूर्ति के साथ खेलेगा और गंदगी मचाएगा। ठीक है, याद हुआ। बच्चा स्कूल जाना आरंभ करेगा, स्कूल में जाएगा, टोली गैंग अपना बनाएगा, स्फूर्ति के साथ खेलेगा और गंदगी मचाएगा। ठीक है, याद हुआ। मुझे लगता है कि अब ये चीज़ आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, बच्चा स्कूल में जाएगा, टोली गैंग बनाएगा, स्फूर्ति के साथ खेलेगा और गंदगी मचाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ही मतलब अपने कपड़ों को गंदा करता है, धूल फेंकता है, मिट्टी फेंकता है, इसी अवस्था में ये सब काम करता है। जहाँ 4 बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे ही आप लोग, वो लोग कपड़ों की अपनी क्या दशा कर लेते हैं, है ना। वो सर्फ एक्सेल का एक प्रचार आता है ना, वही है। तो इधर का याद हो गया दोस्तों। अब चलिए, अब इसके माध्यम से, उत्तर बाल्यावस्था के माध्यम से अब आपको इसको याद करवाते हैं। ठीक है, देखिए ये जब आरंभिक स्कूल की अवस्था है तो ये स्कूल की पूर्व की अवस्था होगा। पूर्व बाल्यावस्था यानी स्कूल के पूर्व की अवस्था। ठीक, याद हो गया। अब देखिए इसमें बालक जो है टोली समूह गैंग में रहता है, टोली समूह गैंग में यानी ग्रुप में रहता है। ठीक है, इसलिए इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहते हैं। लेकिन इसमें टोली समूह गैंग में नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है, बालक आत्म केंद्रित रहता है, यानी अकेला मस्त है, अकेले ही मस्त है, किसी दुनिया से लेना देना नहीं है, किसी भी समूह गैंग से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब वो आत्म केंद्रित यानी स्व केंद्रित यानी अपने आप में ही क्या है, मस्त मगन है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, खेल की अवस्था है। ठीक है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था क्या है, खिलौने की अवस्था है। ठीक है, खिलौने की अवस्था कौन सा, पूर्व बाल्यावस्था, और खेल की अवस्था क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, गंदगी करता है खूब, और यहाँ पे क्या करता है, बहुत समस्या करता है। ठीक है, यहाँ पे गंदगी करता है और यहाँ पे समस्या करता है। ठीक है, यहाँ पे तार्किक चिंतन करता है और इसमें क्या करता है, अतार्किक चिंतन करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि नकल के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि टीचर के द्वारा, ठीक है, इसमें क्या होता है, लोगों को देख देख के सीखता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टीचर के द्वारा बच्चे के जीवन का निर्माण किया जाता है। इसमें तो पापा को देखा, मम्मी का देखा, भाई को देखा, इसमें क्या कर रहा है, नकल कर रहा है। ठीक है, इसमें अनुकरण द्वारा सीख रहा है, यानी नकल करके सीख रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि स्कूल में जब जाता है तो टीचर के द्वारा उसके जीवन का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। यहाँ अनुकरण के द्वारा सीख रहा है, देख देख के नकल करके, लेकिन वहाँ शिक्षक से सीख रहा है, यानी उसके जीवन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे कंपेरिजन करके आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बड़ी मेहनत से दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है दोस्तों, कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी मेहनत से बनाया है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि यदि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी,
उत्तर बाल्यावस्था, तो आपको ये चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है। बच्चा स्कूल जाएगा, टोली समूह गैंग बनाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो बच्चा स्कूल में जाएगा, ठीक है, यानी बच्चा स्कूल जाना आरंभ करेगा, टोली गैंग बनाएगा, स्फूर्ति के साथ खेलेगा और गंदगी मचाएगा। याद हुआ? चलिए अब इसी का अपोजिट कर लीजिए। यहाँ गंदगी मचाता है तो यहाँ समस्या करता है। यहाँ ये खेल की अवस्था होता है, यानी बालक इसमें खेलता है, लेकिन इसमें क्या करता है, बस खाली खिलौनों की चाहत रहती है, खिलौनों के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन इसमें क्या करता है, खेलता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें बच्चा जो होता है जिज्ञासु होता है, और इसमें जो होता है बच्चा फुर्तीला होता है, काफ़ी एनर्जेटिक होता है। इसमें टोली समूह गैंग में रहता है, इसमें आत्म केंद्रित यानी स्व केंद्रित रहता है। ठीक है, अपने आप में ही बालक मस्त रहता है। ठीक है, ये आरंभिक हुआ तो ये आरंभ के पूर्व का हुआ, यानी स्कूल के पूर्व का। याद होगा दोस्तों? तार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था का समय काल कितना होता है, 13 से 18। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, 13 से 18 वर्ष। ठीक है, देखिए इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। इसे कहते हैं, जो किशोरावस्था होता है, यह संघर्ष, तनाव, उलझन एवं आंधी तूफान की अवस्था होता है। यानी इस अवस्था में जो होता है, किशोरावस्था में बालक जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी संघर्ष रहता है, वो काफ़ी तनाव में रहता है, उलझन में रहता है, अपने भविष्य को लेकर, है ना, काफ़ी सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, आगे कैसे करना चाहिए, मैं अपने जीवन में क्या करूं, है ना, काफ़ी डिप्रेशन में रहता है। कोई एग्ज़ाम देता है, नहीं क्लियर होता है तो काफ़ी डिप्रेस रहता है। तो इसलिए ये क्या रहता है, संघर्ष, तनाव, उलझन एवं आंधी की अवस्था इसे कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल। और इन्हीं वजहों से, ये जो ऊपर वाला है पहला वाला, इन्हीं वजह से इसे क्या कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, विषम लिंगी आकर्षण। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण का मतलब समझ रहे हैं? एक वो गाना है ना, तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। समझ में आया दोस्तों? बताने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे। मतलब इसमें क्या होता है, लड़कों को लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है और लड़कियों को लड़कों के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, यही वो अवस्था है जब मतलब कि मतलब मेल फीमेल में एक दूसरे के लिए आकर्षण बढ़ता है, जिसको कि एकदम शुद्ध भाषा में कहे तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, है ना, यही है विषमलिंगी आकर्षण। और फिर इसमें क्या है दोस्तों, विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना का मतलब ये है दोस्तों कि इस अवस्था में क्या होता है कि यदि किशोरावस्था में क्या होता है, यदि उसके मन का नहीं होता है, ठीक है, या उसके मन का नहीं हुआ, या उसके कथनानुसार कोई चीज़ नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की से, मतलब अभी प्यार वाले पर्पज में बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यदि वो किसी लड़की को चाहता है तो कहेगा कि यदि तुम मुझे नहीं मिली तो मैं यदि तुम मुझे नहीं मिली तो मैं सारी दुनिया से विद्रोह कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मैं अपना बना के ही रहूंगा। ठीक है, ये मैं केवल मजाक वश मैंने आपको बताया। ठीक है, तो विद्रोह की भावना क्या होता है कि लड़के को मतलब जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो क्या करते हैं लड़के, आंदोलन करने लगते हैं, है ना। तो इसमें क्या होती है कि इसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि अगर कुछ सही नहीं हो रहा है समाज में, देश में, तो वो उसके प्रति क्या कर सकते हैं, विद्रोह खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो किशोरावस्था होता है इसमें क्या होती है, विद्रोही प्रवृत्ति के हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये चीज़ होता है। और फिर क्या है, वीर पूजा। ये क्या है, वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना इस उम्र में, आज जब किशोरावस्था में पहुंचता है बालक, इसमें क्या होता है, वीर पूजा मतलब कोई चंद्रशेखर को अपना आइडियल मानता है, तो कोई भगत सिंह को मानता है, तो कोई सुखदेव को अपना आइडियल मानता है, तो कोई स्वामी विवेकानंद को मानता है, तो कोई गांधी जी को मानता है, तो कोई सावरकर को मानता है। तो यही क्या है कि जो हमारे महापुरुष यानी वीर पुरुष हैं, उन लोगों में किसी एक को क्या करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, और उन्हीं की तरह अपने आप को दिखाने की
कोशिश करते हैं। यानी इसमें क्या होती है, वीर पूजा की भावना होती है, यानी किसी को अपना आइडियल मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें बालक जो है क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है। क्या करता है, अमूर्त चिंतन। ठीक है, देखिए पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, इसमें क्या है, अतार्किक चिंतन करता है, अतार्किक। ठीक है, अतार्किक चिंतन करता है। और उत्तर बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन करता है, तार्किक चिंतन। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में अतार्किक चिंतन, उत्तर बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन, और किशोरावस्था में जो है अमूर्त चिंतन। ठीक है, अब देखिए इतना याद हुआ। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो चीजें हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, या जिन चीजों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी न रहे हों, उनके उसके बारे में भी हम चिंतन जो करते हैं उसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब कोई समस्या आ गया है ना, और हम क्या कर रहे हैं कि अपने मस्तिष्क में अमूर्त रूप से उसको सोच रहे हैं कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, तो यही क्या है, अमूर्त चिंतन है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इससे बेहतर आपको कोई कुछ बता सकेगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, शैशवावस्था के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर यहाँ से पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से जो है इसका ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था का। दोस्तों जो मैंने आज आपको बताया दोस्तों, ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को एकदम दबा के लाइक एंड शेयर करें, और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, महादेव, राम राम।